बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन अब्बास है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूज़ की तरफ से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं इन दिनों में, जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की और अखबार अपनी चलानी शुरू की है। और जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो नॉर्वे के बारे में आजकल बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि जब ब्रेक्जिट के बाद अब इंग्लैंड के रास्ते तो बंद होने जा रहे हैं। अभी 6 महीने का टाइम खैर बाकी है उसमें, तो उसके बाद किस मुल्क में जा सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या इटली, यूनान और स्पेन के पेपर्स पे, लॉन्ग टर्म्स परमिशन डिसऑर्डरों पे, लॉन्ग टर्म रेजिडेंट कार्ड पे क्या हम नॉर्वे में जाके काम कर सकते हैं। जिस तरह आप जर्मनी या स्वीडन में अपने पेपर चेंज करवा सकते हैं, तो क्या आप नॉर्वे में भी इनको चेंज करवा सकते हैं। अब इस सिलसिले में जो चीज़ सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो लोग नॉर्वे जाना क्यों चाहते हैं, क्या ख़ास ऐसी चीज़ है नॉर्वे में जो हर आदमी का इंटरेस्ट होता है कि वो नॉर्वे में जाए। मैं 2 मिनट आपके लूँगा इसको बताने के लिए कि नॉर्वे का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। जब हम अमीर तरीन मुल्कों की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो अमेरिका की तरह है या चाइना की तरह है या इंग्लैंड और जर्मनी की तरह। उसमें देखा जाता है कि हर आदमी के पास सोर्सेज कितने हैं, उसकी आबादी के लिहाज से और उनके वसाइल के लिहाज से। ब्रुनाई छोटा सा मुल्क है लेकिन अमीर तरीन मुल्कों में शुमार इसलिए होता है कि उनके पास अपनी आबादी को देने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल है। कतर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, एक शहर जितना है, लेकिन उसके पास अपनी आबादी को देने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद है। सिंगापुर भी इसी कैटेगरी में शामिल होता है। उसके साथ चौथे नंबर पे ये या 5वें नंबर पे नॉर्वे आता है। रकबे के लिहाज से नॉर्वे बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से इसकी आबादी सिर्फ 53 लाख है और इसके पास जो सोर्सेज हैं वो 503 अरब डॉलर्स के हैं। ये पिछले साल की शुरू की फिगर्स हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि 53 लाख आदमियों के पास 503 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक को देने के लिए नॉर्वे के पास मिलियंस के हिसाब से डॉलर हैं हर बंदे के ऊपर खर्च करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं कि आसाइश जो ज़िंदगी की जो सहूलतें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो रोड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो कानून हैं, वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है। अब ये पैसा वो कहाँ से लेते हैं, आबादी बहुत कम है, इतना बिजनेस नहीं है, लेकिन उनके पास तेल और गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप में सबसे ज़्यादा है। पिछले 30 साल में नॉर्वे एक बैकवर्ड कंट्री से एक डेवलप कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील हो चुका है। आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले नॉर्वे से लोग काम करने के लिए स्वीडन में आते थे। अब स्वीडन के जब बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो नॉर्वे में जाके काम करें कि दुगनी तनख्वाह कमाएं स्वीडन के मुकाबले में। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मैं नॉर्वे, डेनमार्क और इसकी स्वीडन की मिसाल दूं। अगर आप स्वीडन में 20,000 क्राउन्स कमा रहे हैं तो आप डेनमार्क में 30,000 कमाएंगे, आप नॉर्वे में 40,000 मंथली आप कमा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डेनमार्क और नॉर्वे में महंगाई स्वीडन के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन आसाइशें और फैसिलिटीज़ जो नॉर्वे में मिल सकती हैं या जो डेनमार्क में मिली है, ज़ाहिर बात है वो स्वीडन में उस हिसाब से नहीं है कि स्वीडन के पास सोर्सेज कम है, उन मुल्क के पास सोर्सेज ज़्यादा है। यूरोपीय यूनियन के अंदर जो ममालिक शामिल हैं, इन ममालिक का आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे होते हैं। उसमें सिर्फ शेंजन का मुआहदा शामिल है जिसमें आप आसानी से एक दूसरे के मुल्क में आप ट्रैवल कर सकते हैं, दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप एक मुल्क का शेंजन का वीज़ा लगवाते हैं तो आप किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। ये एक दूसरी कंट्रीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि इस मुल्क में आने के लिए आप उस मुल्क से वीज़ा भी ले सकते हैं जाके। अगर उस मुल्क में ज़्यादा स्टे है तो आप कुछ छोटी कंडीशंस लगा के वो वीज़ा इशू कर देते हैं उसमें आके। इसी तरह इनमें और भी आपस में मुआहदे हैं, मसलन यूरोपियन इकनॉमिक एरिया का मुआहदा है,
उसके अंदर यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मुआहदा है। अब शेंजन के मुआहदे में नॉर्वे शामिल है, यूरोपीय यूनियन में नॉर्वे शामिल नहीं होता, यूरो के अंदर नॉर्वे शामिल नहीं होता। अब यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है, उसमें नॉर्वे शामिल होता है। नॉर्वे के अलावा आइसलैंड और एक और मुल्क भी शामिल हो जाता है। अब जो EFTA है, जिसको एफ्टा बोलते हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उसमें नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड उसमें शामिल होता है। अब स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो शेंजन का हिस्सा है, वो एफ्टा का हिस्सा है। अब नॉर्वे यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता। पिछली हुकूमतों ने 2 दफा कोशिश की है, लेकिन पब्लिक ने इसको रेफरेंडम में रिजेक्ट कर दिया। अब उस पब्लिक के पास जो आदाद शुमार जाते हैं, वो उसके हिसाब से रेफरेंडम में फैसला करते हैं कि हमने अपने मुल्क को किस तरह आगे लेके जाना है। तो जो मेन चीज़ उनकी रिफ्यूज़ल करने की आई थी कि हम यूरोपीय यूनियन में शामिल क्यों नहीं होना चाहते, वो सिर्फ एक चीज़ थी कि नॉर्वे के अंदर उनकी जो GDP है, या आप कह लें कि जो एक आदमी के हिसाब से जो पैदावार है, वो यूरोप में सबसे ज़्यादा है। मैं उसको और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ आपको समझने के लिए कि एक आदमी के पास जो वसाइल है, जो पैसे हैं या कुछ चीज़ें हैं, वो यूरोप में सबसे ज़्यादा है। अब यूरोपीय यूनियन का कानून ये है कि यूरोप के अंदर जो भी यूरोपीय यूनियन के अंदर जो भी मुल्क शामिल होगा, वो मुल्क अपनी फी कस कौमी पैदावार के हिसाब से उसके यूरोपीय यूनियन को वो फीस पे करेगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन वाले जब किसी मुल्क की मदद करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि इस मुल्क की फी का आमदनी कितनी है, इसने कितने में दी है। वो कहते हैं इनके पास रकबा कितना है, जिस रकबे पे ज़राअत की काश्त हो रही है, तो हम इनके किसानों को मदद करेंगे, उस पर देंगे। मैं उसकी आपको मिसाल एक और दूँ। हॉलैंड यूरोपीय यूनियन को अरबों डॉलर्स देता है, क्योंकि हॉलैंड का मियारी ज़िंदगी बाकी यूरोप के मुल्कों से काफ़ी बेहतर है। इसके मुकाबले में पोलैंड यूरोपीय यूनियन को सबसे कम फीस देता है। जब यूरोपीय यूनियन इन मुल्कों की इमदाद करती है वापस, तो वो पोलैंड को इतना ज़्यादा पैसा देती है कि पोलैंड, उसकी मिसाल एक और इस तरह है कि पोलैंड अगर यूरोपीय यूनियन को फीस की मद में $1 अरब देता है, तो यूरोपीय यूनियन वाले पोलैंड को मदद के लिए $20 अरब दे देते हैं, क्योंकि पोलैंड के पास रकबा है, उनकी ज़राअत है, उनको उसमें मदद चाहिए। अब हॉलैंड के पास वो उतना ज़्यादा रकबा नहीं है, तो हॉलैंड में भी काफ़ी दफ़ा ये सियासतदानों ने प्रॉब्लम उठाया कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाते हैं, हमें इस यूरोपीय यूनियन में नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। पोलैंड वाले यूरोपीय यूनियन में रहना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम यूरोपीय रहेंगे, हम 1 दे रहे हैं, 20 ले रहे हैं, हमें क्या नुकसान है, हमें हर चीज़ में वसाइल मिल रहे हैं। ऊपर से पोलैंड वाले माइग्रेशन में भी यूरोपीय यूनियन के साथ तावन नहीं करते। तो नॉर्वे वालों ने भी दोनों रेफरेंडम में इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। आखिरी रेफरेंडम जो इनका हुआ था 1994 में, 52% लोगों ने, 88% लोगों ने वोट डाले, 52% लोगों ने कहा जी हम यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते। अब यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं होके भी इन लोगों ने फैसिलिटीज दी हैं यूरोपीय यूनियन लोगों को कि वो नॉर्वे में आके आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। नॉर्वे वाले लोग भी यूरोप के अंदर किसी मुल्क में भी जाकर रह सकते हैं और कानूनी तौर पे काम कर सकते हैं। अब चूंकि वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है नॉर्वे वाले, तो वो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो मेंबर्स मुल्क हैं, उनमें जो गैर मुल्की रह रहे हैं, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, उनको वो अलाउड नहीं करते कि वो परमानेंट पेपर जाके नॉर्वे के अंदर चेंज करवा सकें। अब यूरोपीय के अंदर ममालिक का तो मायदा है कि आपस में के अपनी PR या लॉन्ग टर्म्स पेपर या कर्जा सोनों को चेंज करवा के दूसरे मुल्क में जाए, लेकिन नॉर्वे वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मायदा यूरोपियन के अंदर भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो मायदे को मानते हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करते। मैं उसकी मिसाल आपको दूं, आप इटली के पेपर आप जर्मनी में चेंज करवा सकते हैं, आप स्वीडन में चेंज करवा सकते हैं, लेकिन जब आप चेंज करवाने जाए किसी और मुल्क में, तो मुमकिन है वो मुल्क 2000 प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर दे।
अब इटली खुद भी, अगर यूनान वाले आते हैं इटली में पेपर चेंज करवाने के लिए, वो कहते हैं जी हम हर साल एक दिक्रेतो फ्लूसी एक इमिग्रेशन खोलते हैं और उसमें कोटा रखते हैं, ये कोटा सिस्टम तब हम चेंज करने के, वरना हम आपके पेपर चेंज नहीं करते। यूरोप के अंदर भी तो नॉर्वे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब इसका हल क्या है कि आप नॉर्वे में किस तरह शिफ्ट हो सकते हैं? इसका एक ही हल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता कि आप यूरोपीय यूनियन किसी मुल्क की नेशनलिटी लें, चाहे किसी भी मुल्क के लें जहाँ पे आसानी से आपको मिलती है, और उसके बाद आप नॉर्वे में जाएं। और इस चीज़ के अलावा नॉर्वे में आपके पास कोई चांस नहीं है। फिर भी देर आया दुरुस्त आया, नॉर्वे में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे जाना बनता है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।